गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास अपने बेटा 4 o'clock स्टार्ट करेंगे। नंबर वाले से जोड़ो, जुड़ जाएगा आराम से। नंबर वाले से जोड़ो, जुड़ जाएगा। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बेटा जैसा हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, तुम्हारे एग्जाम से पहले हमने क्या कहा था, हमारे एक प्रमोशन एक्शन पेंडिंग है, एक हमारे पास एक्सप्लेनेशन ऑफ कैटालाइटिक पॉइजनिंग, फिर हमारा थर्ड पॉइंट थ्योरीज का डिस्कशन कि कैटालाइसिस कैसे वर्क करता है, एंड फोर्थ एंजाइम कैटालाइसिस। मेरे पास एक बच्चे का क्वेश्चन भी आया था कि सल्फर डाइऑक्साइड की पॉइजनिंग प्रोसेस वाले में, सल्फर डाइऑक्साइड का कांटेक्ट प्रोसेस में ऑक्सीडेशन करते हैं प्लेटिनम की प्रेजेंस में, और AS2O3 की वर्किंग कैसे होती है, वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। आज हम पहले एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रमोशन एक्शन यानी प्रमोटर्स कैसे वर्क करते हैं। एक पॉइंट ये ऑलवेज मेमोराइज रखना बेटा, प्रमोशन इज कॉमन फीचर ऑफ हेटेरोजेनाइज्ड कैटालाइसिस, कि प्रमोशन एक्शन जनरली हेटेरोजेनाइज्ड कैटालाइसिस में होता है। आप इसके लिए दो ही पॉइंट, सिर्फ तुम पॉइंट लिख के भी याद कर सकते हो कि प्रमोटर क्या कर रहा होगा, चेंज ऑफ लैटिस स्पेसिंग इन कैटलिस्ट, increase of peaks and cracks on the surface of catalyst। अब इससे हमारा ये डिटेल में थोड़ा सा लिखवा दूंगा कि चेंज ऑफ लैटिस स्पेसिंग से क्या फर्क पड़ता है। बेटा अगर मैं स्पेस इंक्रीज करूंगा कैटलिस्ट की सरफेस पर, चेंज ऑफ लैटिस स्पेसिंग करूंगा, तो उससे क्या होगा, इनहेंस द स्पेसिस बिटवीन कैटालाइटिक पार्टिकल्स, जिससे क्या होगा, adsorbed molecules of the reactants are further weakened and cleaved. This makes the reaction go faster. हम इतना स्टेटमेंट लिखेंगे, due to change of lattice spacing, enhancing the space between catalytic particles, which will lead to adsorb molecules of reactant are
further weakened and easily cleaved. मॉलिक्यूल्स अगर कैटलिस्ट के दूर होंगे तो उसके अंदर सरफेस पर जो रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होगा वो भी अपार्ट जाएंगे बेटा, जिससे उनके बीच का बॉन्ड वीक हो जाएगा और इजीली क्लीव्ड हो जाएगा, जिसके कारण ड्यू टू दिस रिएक्शन अकर फास्टर। इसी के कारण रिएक्शन क्या होगी, फास्टर होगी। हमें रिएक्शन को फास्ट करना है तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के बीच के बॉन्ड को क्या करना है, इजीली ब्रेकेबल बनाना है। इजीली ब्रेकेबल बनाने के लिए हमने क्या किया, प्रोमोटर्स यूज किया जो कैटलिस्ट की सरफेस पर उनकी लेटाइस चेंज कर देता है। लेटाइस चेंज करने से, लेटाइस स्पेसिंग चेंज करने से बेटा interparticle space between catalytic particle increases, or which will lead to adsorbed molecules of reactants are farther apart and weakened and easily cleaved. Now, अब promoters increase the peaks and cracks on the surface of catalyst. आप सरफेस पे पीक्स एंड क्रैक्स बनाओगे तो सरफेस एरिया कैटलिस्ट का क्या हो जाता है बेटा, इंक्रीज। दिस विल लीड टू मोर द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स on the surface of catalyst. Peaks and cracks create करने से सरफेस पर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स की कंसंट्रेशन बढ़ता है, hence the rate of reaction increases. डायग्रामेटिकली हम बना सकते हैं एक एग्जांपल। बेटा स्लोली ट्राई कर, एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रमोशन एक्शन दे रहे हैं। प्रमोशन इज कॉमन फीचर ऑफ हेटेरोजेनाइज कैटालिसिस, चेंज ऑफ लैटिस स्पेसिंग एंड इंक्रीज ऑफ पीक्स एंड क्रैक्स। पीक्स एंड क्रैक्स से क्या होता है, सरफेस एरिया बढ़ जाता है और सरफेस एरिया से रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स का नंबर सरफेस पर कैटलिस्ट की इंक्रीज होता है, हेंस द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस। सिमिलरली अगर हम लैटाइस स्पेसिंग चेंज करेंगे तो इसमें क्या होगा, कैटालाइटिक मॉलिक्यूल्स के बीच का स्पेस इंक्रीज होगा। जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल सरफेस पर एब्जॉर्ब है उनके बीच का बॉन्ड भी क्या होगा, वीक होगा। इसको डायग्रामेटिकली भी बना के बता देता हूं, हम बस याद रखना वीक। अब इसको हम एक डायग्राम, जैसे तुम्हारे पास तुमने कैटालाइसिस केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा होगा, वहां बनाया भी होगा, सरफेस पर एडजॉर्प्शन को शो करने के लिए वो बना देते हैं। एक बार ये उतार लीजिए, 2 मिनट्स है। आप स्लोली, बेटा ये थ्योरेटिकल पार्ट है, ये बात ध्यान रखना, थ्योरी का पार्ट है। ईच एंड एवरी डेफिनेशन को प्रॉपरली क्लियर करेंगे। तुम्हारे लिए तो सिर्फ अगर तुम्हें प्रमोशन एक्शन कैसे होता है, चेंज ऑफ लैटिस स्पेसिंग पता है एंड इंक्रीज इन पीक्स एंड क्रैक्स, ये भी लिख दोगे, मोर देन सफिशिएंट रहेगा।
2 मिनट्स दे रहा हूं, फिर रब कर दूंगा बेटा। ओके, अब जैसे मैंने कहा चेंज ऑफ लैटिस स्पेसिंग, एक एग्जांपल बना के बता देते हैं। ये कोई भी निकिल, जनरली तुमने हाइड्रोजनेशन में निकिल कैटलिस्ट यूज करते हो। हम मॉलिक्यूल को जनरली स्फेरिकल इसलिए बनाते हैं बेटा, सरफेस एरिया। अब इसकी सरफेस पर हमने हाइड्रोजन को एडजॉर्ब किया था। हमने हाइड्रोजन को एडजॉर्ब हुआ बेटा इसकी सरफेस पर। हाइड्रोजन का पार्टिकल थोड़ा छोटा बना लेना। ये इसके हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, ये सरफेस के साथ एडजॉर्ब है। सिमिलरली यहां भी हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, ये इसके बीच का बॉन्ड और ये यहां एडजॉर्ब है। जब हम प्रोमोटर यूज कर लेते हैं बेटा, जैसे इसके लिए मॉलिब्डेनम प्रोमोटर यूज करते हैं, तो इनके बीच का वो सरफेस एरिया निकिल निकिल, ये प्रोमोटर आ गया बेटा एमओ, निकिल निकिल। अब लेटाइज स्पेसिंग हमने चेंज कर दी, लेटाइज स्पेसिंग चेंज कर दी, तो हाइड्रोजन को वो जो मॉलिक्यूल यहां सरफेस पे एब्जॉर्ब हुआ, ये मॉलिक्यूल के बीच का, हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्या हो गया, थोड़ा लंबा हो गया। इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, बढ़ गई। अब ये डिस्टेंस बढ़ने से बॉन्ड क्या होगा, इजीली ब्रेक होगा ऑन यूजिंग प्रोमोटर। तो प्रोमोटर ने क्या किया बेटा, लेटाइज स्पेसिंग चेंज किया, और स्पेसिंग से जो मॉलिक्यूल सरफेस पे एब्जॉर्ब हुआ था उनके बीच का स्पेस भी इंक्रीज हुआ, बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होने का मतलब क्या हो गया, बॉन्ड वीक हो गया, तो वो बॉन्ड इजीली ब्रेक करेगा। ये बॉन्ड कोवेलेंट है, कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन के बीच में हमें पता है सिग्मा कोवेलेंट बॉन्ड होता है बेटा। अगर तुम सिंपल ये डायग्राम बना के भी लिख दोगे लेटाइज स्पेसिंग वाला, और ऊपर सिर्फ इतना लिख देना कोवेलेंट बॉन्ड क्या हो गया, वीक एंड बॉन्ड विल बी इजिली ब्रेकेबल। अब नेक्स्ट पार्ट, ये 1 मिनट है बेटा, उतार सकते हो। अब नेगेटिव कैटालाइसिस, यानी कि कैटालाइटिक सब्सटेंस की एक्टिविटी को डिक्रीज करना, इनहिबिटर का कंसेप्ट बता रहा हूं बेटा, कैटालाइटिक पॉइजनिंग। और उसमें 2 स्टैंडर्ड एग्जांपल डिस्कस करूंगा, क्योंकि एक एग्जांपल बच्चे ने पूछा था। बड़े आराम से डिस्कस करेंगे। कैटालाइटिक पॉइजनिंग, पॉइजनिंग एग्जाम्पल 1 एक क्वेश्चन की फॉर्म में आया था बेटा। इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस
It means sulfur dioxide oxidized to sulfur trioxide gas. कैटलिस्ट होता है बेटा यहां प्लेटिनम, पॉइजन्ड बाय AS2O3 और कार्बन मोनोऑक्साइड CO. एक्सप्लेनेशन, ये एक क्वेश्चन पूछा भी गया है बेटा, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में प्लेटिनम की पॉइजनिंग किससे करते हो बेटा? आर्सेनिक ऑक्साइड से. आप इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? द पॉइजन एब्जॉर्ब्ड on the catalyst surface in preference to the reactants. ये स्टेटमेंट मैंने तुम्हें पहले भी लिखवाया था बेटा. The poison adsorbed on the catalytic surface in the preference of the reactants. वन मिनट दे रहा हूं, फिर इसका एक्सप्लेनेशन फर्दर लिख देते हैं बेटा. रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के कंपैरेटिवली पॉइजन की ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट एब्जॉर्प्शन क्या होती है? हाई. अगर ऐसा होगा तो तुम्हारे पास क्या होगा? रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स के लिए सरफेस अवेलेबिलिटी ऑफ कैटलिस्ट डिक्रीज करेगी फॉर एब्जॉर्प्शन. दिस विल लीड टू slower rate of reaction. इसको भी बेटा डायग्राम बना के बता सकते हो. प्लेटिनम 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 PT सरफेस दिखा रहे हो, इस पर इंटरेक्शन दिखा दो. पॉइजन की पॉइजन यहां हम AS2O3 भी लिख सकते हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड. वन मिनट है बेटा, उसके बाद नेक्स्ट हम एक स्पेसिफिक एग्जांपल और डिस्कस करेंगे. एब्जॉर्प्शन की रेट कम कर दिया. एग्जाम्पल 2 बेटा, वो भी स्टैंडर्ड आता है. इन बॉन्ड इन हैबर प्रोसेस लिख लीजिए. इन हैबर प्रोसेस ऑफ अमोनिया
फॉर्मेशन। सेकेंड एग्जाम्पल का डिस्कशन है बेटा। लास्ट लाइन में दी poison adsorbed on the catalyst surface in the preference to the reactants. Now second example beta, in Haber process of ammonia formation, N2 plus 3H2 gives 2 ammonia. इसके लिए कैटलिस्ट यूज करते हैं बेटा आयन कैटलिस्ट है। Poisoned by hydrogen sulfide H2S gas. इसमें क्या होता है बेटा, कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी इसलिए कम करती है, आयन हाइड्रोजन सल्फाइड से रिएक्ट कर जाता है बेटा FeS प्लस H2। अब ये आयन कैटलिस्ट केमिकली रिएक्ट कर गया बेटा, कैटलिस्ट में कंबाइन केमिकली विद पॉइजन, कैटलिस्ट में कंबाइन केमिकली विद पॉइजन। ये दो ही एग्जांपल तुम्हारे पास डिस्कशन के लिए बेटा। अब हमारे पास है एक्सप्लेनेशन कैटलाइसिस का, कि कैटलाइसिस कैसे वर्क करता है। इसकी दो थ्योरीज हैं, उन दोनों का नाम लिखना है बेटा। ये 1 मिनट ले लीजिए, उतार लीजिएगा। कैटालिटिक पॉइजनिंग के बाद बेटा हमारे पास है थ्योरीज ऑफ कैटालाइसिस। फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट जो थ्योरी है बेटा वो एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड है, उसको कहते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। और इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी जनरली डिस्कस्ड फॉर होमोजेनाइज्ड catalytic reaction. This theory used to explain homogenized catalysis, homogenized catalytic action लिख लीजिए। सेकेंड थ्योरी है बेटा एडजॉर्प्शन थ्योरी। एडजॉर्प्शन थ्योरी जनरली हम यूज करते हैं बेटा हेटेरोजेनाइज्ड कैटालाइटिक रिएक्शंस के लिए। दिस थ्योरी यूज्ड टू एक्सप्लेन
हेटेरोजेनाइज कैटालिटिक एक्शन। जैसे प्रमोटर वाले में हमने अभी किया भी था बेटा, और नेगेटिव और इनहिबिटर वाले में भी किया था पॉइजन में। Intermediate compound formation theory, this theory is used to explain homogenized catalytic action. Adsorption theory, this theory used to explain heterogeneous catalytic action. अब जो तुमने पिछले चैप्टर में पढ़ के आए हो बेटा, पहले उसका डिस्कशन करेंगे, तभी हमें बात समझ में आएगी इस थ्योरी की, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट कंसेप्ट तुमने पिछले चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स में देखा था बेटा, रिएक्शन मैकेनिज्म वाले पार्ट में। वहीं से आगे हम बढ़ाएंगे, लेकिन मैं वर्ड्स लिखूंगा इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी, फॉर्मेशन थ्योरी का अब एक्सप्लेनेशन है बेटा, इस पॉइंट का एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन के लिए हमें पहले बात चाहिए बेटा, एक टर्म याद आनी चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी, और पिछले चैप्टर से एंड कैटालिसिस। एक्टिवेशन एनर्जी एंड कैटालिसिस, ये पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था। कोलिजन थ्योरी देखा था बेटा। अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, a reaction occurs by the collision between reactant molecules or ions. At ordinary temperature, the molecule do not possess enough energy. Hence, the collisions are not effective. However, when the temperature of the system is raised, the kinetic energy of the molecules increases, but the molecules do not react unless they attain a minimum amount of energy. जो minimum amount of energy required होती है, उसी को to cause a chemical reaction is known as the activation energy. अब activation energy क्या है? The minimum amount of energy required to cause a chemical change or reaction. Chemical reaction. Reactant molecules should possess the minimum amount of energy required to cause a chemical reaction. ऐसा इसलिए होता है बेटा, तुमने 11th में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ा था, या मैक्सवेल का एक्सप्लेनेशन। उसमें तुमने क्या कहा था, ईच एंड एवरी टेम्परेचर पर हमारे पास लो एनर्जी का पार्टिकल भी होता है, मॉडरेट और वेरी हाई। तो ईच एंड एवरी मॉलिक्यूल का, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड रखते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स वेरी हाई एनर्जी रखते हैं, और कुछ मॉलिक्यूल्स क्या है, लेस एनर्जी रखते हैं। उनकी एवरेज एनर्जी को तुमने टेम्परेचर का फंक्शन बताया था। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे एवरेज एनर्जी बढ़ता है, उसमें हाई एनर्जी वाले पार्टिकल्स का नंबर भी बढ़ता है। तो हायर एनर्जी ओवरऑल मॉलिक्यूल्स का नंबर तो सेम रहता है, तो इट मींस लोअर एनर्जी वाला पार्टिकल किस साइड शिफ्ट हो जाता है, हायर एनर्जी साइड। तो इसलिए रिएक्शन की रेट तुमने केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा भी है, टेम्परेचर बढ़ाने पर सभी टाइप की रिएक्शंस की रेट क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि लो एनर्जी और मॉडरेट एनर्जी वाला पार्टिकल हाई एनर्जी साइड शिफ्ट करता है, तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले मॉलिक्यूल्स का नंबर बढ़ता है। हमें एक्टिवेशन एनर्जी का कंसेप्ट क्लियर है। अब एक्टिवेशन एनर्जी, अब कैटालिसिस कैसे वर्क करता है बेटा, वो तुमने पिछले चैप्टर में देखा। अ कैटलिस्ट lowers the activation energy of the reaction by providing a new pathway or mechanism. Thus, larger number of molecules will be converted into product at the same temperature without the presence of catalyst. कैटलिस्ट की प्रेजेंस में वो नंबर इंक्रीज करेगा। अब लिखते हैं,
तुमने पिछले चैप्टर का पढ़ा हुआ है बेटा, वही रिपीट कर रहा हूं। कैटलाइसिस में क्या होता है? अ कैटलिस्ट लॉस द एक्टिवेशन एनर्जी by providing new pathway. डायग्रामेटिकली ये पिछले चैप्टर का डायग्राम है बेटा। पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन प्रोग्रेस। ये मैंने सिर्फ एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का बनाया बेटा। रिएक्टेंट की एनर्जी, एवरेज एनर्जी ज्यादा ली है प्रोडक्ट से, तो रिएक्शन क्या होगी? एक्सोथर्मिक। ये हमारे पास पी किया हुआ ईए, इसके कंपैरेटिवली कर लीजिए ईए फॉरवर्ड एक्टिवेशन, और ये तुम्हारे पास ईए बैकवर्ड। अब कैटलिस्ट क्या कर देता बेटा? ये डॉटेड में बना रहा हूं, ये एक्टिवेशन एनर्जी के ग्राफ को क्या कर देगा? छोटा। तो ईए फॉरवर्ड डैश और ईए बैकवर्ड डैश। तो हमने क्या कर दिया? कैटलिस्ट ने क्या कर दिया बेटा? एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर दिया। इससे क्या होगा वो एक्सप्लेनेशन हम लिख रहे हैं, पहले ये उतार लीजिएगा डायग्राम। वो पिछले चैप्टर में भी बनाया होगा बेटा। इस पीक के कॉरस्पॉन्डिंग याद हो तो तुम कहते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ऊपर वाले को बेटा अनकैटलाइज्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हो, नीचे वाले को कैटलाइज्ड एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हो। फास्टली ये एक्सप्लेनेशन अब लिखूंगा बेटा। ड्यू टू कैटलिस्ट larger number of effective collisions occur at the same temperature. In this way, the catalyst presence makes the reaction occur, reaction go faster compared to
अदर कंडीशंस। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में बेटा इफेक्टिव कोलिजन्स का नंबर बढ़ जाता है, इसलिए रिएक्शन की रेट बढ़ जाएगी। ये डायग्राम उतारने के बाद बेटा इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी का एक एग्जांपल डिस्कस कर लेंगे, चैम्बर प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड। पाथवे नया फॉलो होना चाहिए। अब मैं ये बेटा रब कर रहा हूं। इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी। एग्जाम्पल बाय नेम डिस्कस कर रहा हूं, बाय नेम। चैम्बर प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, SO2 plus O2 gives सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। कैटलिस्ट यूज किया जाता है बेटा नाइट्रिक ऑक्साइड गैस। हमने जैसे कि ऑलरेडी अभी डिस्कस किया है बेटा, पिछले चैप्टर अभी भी डिस्कस किया और पिछले चैप्टर में भी डिस्कस किया था। कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को रिएक्शन को स्पीड अप करना चाहता है तो उसकी रेट एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है बेटा, डिक्रीज। अगर रिएक्शन की रेट को स्लो करना चाहेगा तो एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देगा, इंक्रीज। ठीक है, तो वो कहते हैं कि जब एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर रहा है तो इट मींस वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या बना रहा होगा, डिफरेंट बना रहा होगा। इट मींस उसने क्या पाथवे चेंज किया। इसलिए हम इंटरमीडिएट थ्योरी में कहते हैं कि एक नया इंटरमीडिएट बनाता है। अगर रिएक्शन को स्पीड अप कर रहा है तो वो इंटरमीडिएट क्या होगा, फास्टली रिएक्ट कर रहा होगा, अनस्टेबल होगा। अगर हम क्या कर रहे हैं, वो रिएक्शन की स्पीड को स्लो कर रहा है तो इंटरमीडिएट ऐसा बना रहा होगा जिसकी रेट क्या होगी, कम होगी, वो स्टेबल होगा। अब ये रब कर रहा हूं, ये ऊपर वाला जो इफेक्टिव कोलिजन वाला लिखा था। इंटरमीडिएट जैसे हमने लिखा तो स्टेप 1 इसमें क्या होता है बेटा, पहले नाइट्रिक ऑक्साइड NO O2 से रिएक्ट करके NO2, ये हमारे पास क्या होगा, इंटरमीडिएट। अब यही इंटरमीडिएट स्टेप 2 में इंटरमीडिएट NO2 रिएक्ट विथ SO2 to form NO plus SO3 गैस। अब एक तरह से एक दो बातें इसमें क्लियर हो जाती है कि रिएक्शन में जो हमने कैटलिस्ट लिया NO, नाइट्रिक ऑक्साइड का नाइट्रिक ऑक्साइड हमें ऑब्टेन्ड होना चाहिए, वो कैटलाइसिस की फीचर है। दूसरा हमने लिखा था इंटरमीडिएट थ्योरी हम यूज करते हैं बेटा टू एक्सप्लेन होमोजेनाइज कैटलाइसिस। तो नाइट्रिक ऑक्साइड भी गैस है, O2 एंड SO2 रिएक्टेंट्स भी क्या है बेटा, गैसियस है। एक KClO3 वाला भी डिस्कस कर देता हूं बेटा। या एक फ्रीडल क्राफ्ट इंटरमीडिएट कंपाउंड थ्योरी के 2-3 एग्जांपल हम डिस्कस कर देता हूं। एक तो ये हो गया चैम्बर प्रोसेस,
दूसरा हमारे पास एग्जांपल ले लेते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। बेंजीन पे बेटा C6H6CH3Cl लिया, कैटलिस्ट लेते थे बेटा AlCl3। तो हमारे पास ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होता है बेटा, प्लस HCl लिखा हुआ। अब मैकेनिज्म यानी कि इंटरमीडिएट थ्योरी क्या है, इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या है। CH3Cl AlCl3 से रिएक्ट करता है बेटा लुईस बेसिस एडक्ट। और एक्सप्लेनेशन तुम्हें अगले चैप्टर में मिलेगा जब तुम हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ोगे बेटा। अब C6 स्टेप 1 है बेटा, स्टेप 2 C6H6 बेंजीन, HCl प्लस AlCl। जब हम बेंजीन की रिएक्शन पढ़ेंगे बेटा, बेंजीन रिएक्शंस और एरोमेटिक कंपाउंड्स। बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है बेटा, EAS होता है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ये बेटा इलेक्ट्रोफाइल है CH3 प्लस, ये सब्स्टिट्यूट कर रहा है यहां बेंजीन में से हाइड्रोजन का H प्लस को, तो इसलिए ये रिएक्शन कहलाती है इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। और एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड की कैटेगरी में आता है, वो तुमने 11th में देख लिया होगा। तो मैं तो सिर्फ ये डिस्कस कर रहा था कि एक इंटरमीडिएट डिफरेंट बनता है जिसकी एनर्जी कम होती है, तो रिएक्शन स्पीड अप हो गई, फास्टली रिएक्ट करेगा। और एक इंटरमीडिएट वो है जिसकी एनर्जी हाई होगी, तो रिएक्शन क्या होगी, स्लो। तो हमने फास्टर वाले दोनों एग्जांपल डिस्कस कर लिए बेटा। अब तुम कहोगे थ्योरी लिखना है, तो थ्योरी हम लिख देते हैं। थ्योरी में थोड़ा शॉर्टकट 2 मिनट दे रहा हूं बेटा, ये उतार लीजिएगा। थ्योरी में थोड़ा शॉर्टकट चलूंगा। अब इन दोनों एग्जाम्पल से जो लैंग्वेज की फॉर्म में डेफिनेशन या थ्योरी बन रहा है बेटा, वही लिखवा रहा हूं। इन homogenized catalysis, it does so by making an intermediate compound with one of the reactant
molecule the highly reactive intermediate compound then reacts with another molecule, reacts with other reactant, लिख दो, reacts with the second reactant yield product and releasing catalyst. देखिए जो हमने लिखा वही हुआ बेटा, C6 बेंजीन प्लस एल्काइल हैलाइड मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन लिखी है बेटा, मिथाइल बेंजीन बनाया और HCl प्रोडक्ट बनाया। हमने क्या कहा, इन होमोजेनाइज्ड कैटालिसिस it does so by making an intermediate compound with one of the reactant molecule. AlCl3 कैटलिस्ट ने CH3Cl के साथ एक क्या बनाया, इंटरमीडिएट कंपाउंड। जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है उसने दूसरे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट किया टू यील्ड प्रोडक्ट एंड कैटलिस्ट को क्या कर दिया बेटा, रिलीज। यही हमने लिखा है। ऐसा ही SO2 प्लस O2 वाले में भी हमने लिखा था कि NO ने, नाइट्रिक ऑक्साइड कैटलिस्ट ने वन ऑफ द रिएक्टेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट किया और इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाया। वो क्या था, हाईली रिएक्टिव। ऑक्सीजन के कंपैरेटिवली NO2 ज्यादा रिएक्टिव था और जो सेकंड मॉलिक्यूल से फिर इंटरमीडिएट NO2 रिएक्ट किया बेटा SO2 से, तो हमें वापिस क्या दे दिया, प्रोडक्ट SO3 एंड रिलीज क्या कर दिया था, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो हमने दोनों एग्जांपल्स का डिस्कस कर लिया। उसी बात को हमने लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा है और कोई भी एक एग्जांपल लेकर बेटा पेपर में डिस्कस कर सकते हो। जैसे हम ऑर्गेनिक पढ़ेंगे तो हमारे पास इंटरमीडिएट थ्योरी के बहुत सारे एग्जांपल्स आ जाएंगे। इनऑर्गेनिक में तो रिएक्शन मैकेनिज्म इतना डिस्कस नहीं करते, लेकिन ऑर्गेनिक में तो पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म डिस्कस करना है, तो सारा का सारा खेल हो जाएगा। अब इंटरमीडिएट थ्योरी हो गया, तुम्हारे पास 5 मिनट है बेटा, उतार सकते हो। फिर हम डिस्कस करेंगे एडजॉर्प्शन थ्योरी। एडजॉर्प्शन थ्योरी के आज सिर्फ पॉइंट लिखवाऊंगा, उनको सिर्फ पढ़ोगे। बेटा ये चैप्टर नेक्स्ट 2-3 लेक्चर्स में खत्म कर देंगे। कुछ काम अब तुम्हें के सारा के साथ थ्योरी मैं अपने लिखवाने के ऊपर नहीं छोड़ूंगा, शॉर्ट पॉइंट लिखवाऊंगा। अब तो ये डिटेल में याद, क्योंकि अगला पार्ट तो बहुत आसान है, कोलाइड्स, उसमें थ्योरी बहुत है, लेकिन डेफिनेशंस बहुत इंटरेस्टिंग है और सिंपल भी है। बेटा इंटरमीडिएट थ्योरी एक शॉर्टकट में बिल्कुल खत्म कर सकते हो कि दो रिएक्टेंट में से किसी एक के साथ रिएक्ट कर लिया कैटलिस्ट, और एक फास्टली रिएक्ट करने वाला लेस स्टेबल इंटरमीडिएट बनाया। प्रोडक्ट के आगे क्या लिखा है, प्रोडक्ट एंड रिलीजिंग कैटलिस्ट। बेटा कैटलिस्ट को क्या कर दिया, रिलीज। ये एग्जांपल में भी हमने लिखा था, AlCl3 को रिलीज कर दिया। रिलीजिंग कैटलिस्ट।
एडजॉर्प्शन थ्योरी। जनरली जो हम हेटेरोजेनाइज कैटलिस्ट के लिए लेते हैं बेटा, इसको 4 पॉइंट्स की फॉर्म में लिख रहा हूं कि 4 पॉइंट्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट, adsorption of reactant molecules on the surface of catalyst। पहला पॉइंट, कैटलिस्ट की सरफेस पर रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल एडजॉर्ब होते हैं। सेकेंड, फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। थर्ड, decomposition of activated complex। Fourth and last, desorption of products। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं बेटा, पॉइंट वाइज पॉइंट की फॉर्म में लिखवा देंगे। एक एग्जांपल, तुम हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन इन द प्रेजेंस ऑफ निकिल कैटलिस्ट, निकिल प्लेटिनम और प्लेटिनम करते हो बेटा, तो उसमें क्या करेंगे, निकिल की सरफेस पर हाइड्रोजन गैस एडजॉर्ब हुआ, तो उससे हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। ये चारों स्टेप आते हैं बेटा एडजॉर्प्शन थ्योरी में। Adsorption of reactant molecules on the surface of catalyst, formation of activated complex, decomposition of activated complex, and last one, desorption of products। पहले तुम पढ़ोगे रीड in NCERT, hydrogenation of alkene, alkyne in the presence of निकिल स्लैश प्लेटिनम भी ले सकते हो बेटा, प्लेटिनम। इन तीनों में से ये मेटल है, ये हेटेरोजेनाइज कैटलिस्ट का एग्जांपल हो जाएगा बेटा। हाइड्रोजन क्या है, गैस। तो उसमें तुम्हें डायग्रामेटिकली समझाया हो गया होगा। तो पहला एडजॉर्प्शन देखेंगे, उसमें ये नेक्स्ट क्लास में लिखवाऊंगा और उसी में एंजाइम कैटलिस्ट खत्म करूंगा, क्योंकि आज नहीं खत्म हो पाएगा बेटा। चारों पॉइंट लिखवा दिया, ये चारों पॉइंट को तुम्हें पढ़ना है बेटा, 4 पॉइंट्स को। एडजॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, फॉर्मेशन ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, decomposition of activated complex and desorption of products। अब तुम्हारा एक काम ये रहेगा, एनसीईआरटी में से बेटा, एनसीईआरटी रीड एनसीईआरटी अप टू catalyst and we will discuss we can discuss any point from that। कोई भी वर्ड में तुम्हें दिक्कत हो तो डिस्कस कर सकते हो। और आज की क्लास बेटा यही क्लोज करते हैं। थैंक यू। ये उतार लीजिएगा ये चारों पॉइंट और वो पढ़ के आइएगा।
बेटा यहाँ तक ही है, परसों हम डिस्कस करेंगे इसमें, और क्वेश्चंस भी तुम्हें बताऊंगा कैसे कैसे क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। तो ओके, थैंक यू।